श्रीवास्तव साहब, आपसे मैं करना चाहूंगा, एम्बेसडर श्रीवास्तव, इस पूरी लड़ाई को शुरुआत तो की गई थी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन कह करके, और ये कहा गया था कि हम उनके कुछ एक ठिकानों को ध्वस्त करेंगे जहां से जो हमारे लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चौथे दिन में ये वॉर आ चुका है, आपको लगता है कि बहुत जल्द ये खत्म होने वाला है या फिर लंबा खींचेगा? देखिए, लड़ाई शुरू करना तो आसान होता है, उसका अंत जो है वो किसी एक पक्ष के हाथ में नहीं होता है। ना ही ये उसका क्या परिणाम है ये आसानी से समझ में आता है। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था वो विश्व युद्ध बनेगा। एक छोटी सी क्षेत्रीय लड़ाई थी। इस बात अगर आप देखें तो शुरू में कहा गया कि हम उनके आणविक ठिकानों को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन ईरान एक बड़ा मुल्क है और उनके जितने आणविक स्थान हैं वो काफी फैले हुए हैं। और आज ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि ईरान सीज़फायर के लिए नहीं तैयार है। तो इसके मतलब लग रहा है कि अभी ये लड़ाई चलेगी। उसके पहले इजराइल की तरफ से बयान आया था कि उनकी जो लिस्ट है जो ईरानी ठिकानों पे हमला करने की, वो बड़ी लंबी है। इसके मतलब कि उनका कहना है कि अभी तक जो भी उन्होंने अपने ध्येय बनाए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो दोनों तरफ की बातों से यही लगता है कि ये लड़ाई तो भी चलेगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी ना सिर्फ इन दोनों देशों को नुकसान होगा, और हमारे हिंदुस्तान के दोनों देशों से अच्छे संबंध रहे हैं और अभी भी हैं। तो लड़ाई लंबी चलने का बड़ा असर क्षेत्रीय रीजनल सिचुएशन पे और हिंदुस्तान में की आर्थिक व्यवस्था पे भी असर होगा। बिल्कुल एम्बेसडर श्रीवास्तव साहब, बेसिकली यह क्षेत्रीय संतुलन पे, भारत पे, दुनिया के दूसरे देशों पे इसका असर पड़ेगा। इस पे मैं आगे आऊँगा, तनुजा साहब उनसे भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन एक छोटा सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पूरी लड़ाई में जो इजराइल ने घोषणा की है, क्या वाकई वही मकसद है या फिर इजराइल और कुछ चाहता है? देखिए, ये कुछ बड़ा अजीब संयोग है कि इजराइल की कार्यवाही शुरू हुई जो छठा दौर अमेरिका और ईरान के बीच में आणविक समझौते पे होने वाला था, उसके एक दिन पहले उन्होंने की। तो ये तो बात सामने आ जाती है कि अगर सिर्फ उनको आणविक प्रोग्राम पे अगर कोई समझौते की बात होती तो शायद वो एक दिन रुक के भी देख सकते थे। उन्होंने उसके पहले ही कर दिया। इसके मतलब कि हो सकता है उनके लक्ष्य जो हैं वो न सिर्फ आणविक प्रोग्राम को रोकना है, बल्कि इसके अलावा उसके आगे भी हैं कुछ। लेकिन ये अगर ऐसा है तो ये इसके मतलब कि इसके दुष्परिणाम होंगे। इसके मतलब कि लड़ाई और आगे चलेगी। तो लड़ाई और आगे चलेगी, इसके दुष्परिणाम होंगे। नरेंद्र तनेजा सर, जैसा कि आपने देखा कि एम्बेसडर श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो ये सिर्फ दोनों देशों तक नहीं रहेगी, पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आपसे बहुत ही सीधा सवाल ये है कि भारत के लिए बैलेंसिंग एक्ट कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ईरान, इजराइल दोनों में से किसी को नाराज भारत करना चाहेगा नहीं। नहीं, हमारे तो दोनों देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान से तो हमारे हजारों साल पुराने संबंध हैं और आज की तारीख में भी बड़े अच्छे संबंध हैं। और हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो मेन स्ट्रीम हो जाए और मजबूत बने, एक काउंटर बैलेंस बन जाए अन्य देशों के लिए, जैसे टर्की हो गया या सऊदी अरब हो गया, जो सुन्नी पावर्स इलाके के अंदर हैं। और काफी हद तक तमाम पश्चिम के देश भी यही चाहते हैं। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा है, जो ईरान में जो सत्ता में लोग हैं उन्होंने बार बार कहा है कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं इजराइल होना ही नहीं चाहिए पृथ्वी पे।
तो वो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। भारत जाहिर है उससे सहमत नहीं है। लेकिन इसराइल का ये कहना कि उसका मकसद ये है कि जो ईरान आणविक हथियार हासिल करना चाहता है, वो आणविक हथियार हम उनको नहीं हासिल होने, तो उसमें तो भारत की भी सहमति है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ईरान के पास आणविक हथियार आ जाए। क्योंकि अगर ईरान के पास आणविक हथियार आते हैं तो आप देखेंगे कि सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब जो है आणविक हथियार लेंगे, बना तो नहीं पाएंगे, ये खरीदेंगे और ये शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग करने कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे। तो हमारे लिए तो अच्छी खबर नहीं होगी वो तमाम सारे देश आणविक हथियार लेके बैठ जाएं। तो इसलिए जो है, जो इजराइल करना चाहता है, उससे भी काफी हद तक भारत एक तरह से हमारा स्ट्रेटेजिकली वो हमारे साथ अलाइंड है। लेकिन ईरान कमजोर हो जाए, हम उसमें इजराइल के साथ नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं ईरान मजबूत हो, आर्थिक रूप से पॉलिटिकली मजबूत हो, आणविक हथियारों को छोड़ करके। लेकिन हमारे सामने भी समस्या ये है कि तो हम ये भी देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को, और बिटवीन द लाइंस पढ़े तो समझ में नहीं आ रहा है वो चाहते क्या है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति तो खुल के इसराइल के साथ आ गए हैं। अमेरिका, सब जानते हैं कि बिना अमेरिका की सहमति के, हो सकता है वो सहमति पर्दे के पीछे हो, लेकिन बिना उनकी सहमति के इसराइल इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकता था। आप सोचिए, उनके 200 जहाज चलते हैं, इराक के ऊपर उड़ के जाते हैं, जॉर्डन के ऊपर उड़ के जाते हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं और सही सलामत वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की इसमें और पश्चिम कुछ देशों की कहीं ना कहीं सहमति तो है। हमारे लिए चिंता का विषय मुख्यतः दो हैं। एक तो यह है कि अगर ये युद्ध ज्यादा चल, उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है कितना चलेगा, लेकिन अगर ये जो युद्ध ज्यादा चलता है और ईरान खिसिया करके, या उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो माइन कर देता है, मतलब वहां बारूद बिछा देता है, या वहां पे अपने नेवी के जहाज लगा देता है, और दुनिया का 22% लगभग तेल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। अगर नक्शे पे ध्यान से देखें, सारा का सारा मतलब कुवैत का और इराक का तो निकलता ही है, सऊदी अरब का भी बहुत सारा तेल उसी इलाके से आता है। हमारे घरों के अंदर सीएनजी के नाम से जो बिकता है, तमाम सारा जो सीएनजी है वो कतर से आती है, वो भी वहीं से आके निकलती है। और इसके साथ साथ जिन तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, जब भी तेल की कीमत $1 बढ़ती है, हमारी अर्थव्यवस्था को 8,000 करोड़ रुपए की शपथ लग जाती है। तो ये हमारे लिए तो चिंता का विषय है। लेकिन उससे बड़ा चिंता का विषय साथ में यह है कि 90 लाख भारतीय उस इलाके में काम करते हैं जिसको हम गल्फ रीजन बोलते हैं, 90 लाख। और वो $65 बिलियन तो रेमिटेंसेस जो भारत में बेचते हैं, हमारी हार्ड करेंसी में उसको फायदा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था को उसको फायदा होता है। लेकिन उससे भी बड़ा जो एक ह्यूमन एंगल है वो ये है कि 90 लाख लोग हैं, इनके ऊपर अगर आप मोटा मोटा गणित करके देखते हैं तो भारत में 5 लोग औसतन उन पे निर्भर करते हैं। पांच पांच लोग, अर्थात वो 5 लोग रोटी के पूरा लिए, एक दवा परिवार। के लिए, टीका के लिए। तो कुल मिलाकर के 5 करोड़ लोग भारत में, उस जो गल्फ में भारतीय काम करते हैं, उन पे आश्रित हैं, उन पे डिपेंडेंट हैं। 5 करोड़। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि भारत को उनको वहां से निकालना पड़ता है, आप अंदाज लगाइए कि ये 5 करोड़ लोगों के साथ क्या होगा। उन लोगों को यहाँ लाना कितना बड़ा लॉजिस्टिक्स है, और साथ साथ जो है उनको दोबारा यहाँ काम देना कितना लॉजिस्टिक्स। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी, और उसके भी साथ है कि हमारे इन सारे गल्फ के जितने भी देश हैं, हमारे बड़े अच्छे इनसे संबंध हैं। तमाम इनके सॉवरन फंड हैं, सऊदी अरब का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, भारत में निवेश कर रहे हैं, सॉवरन फंड निवेश कर रहे हैं, एफडीआई वहां से आ रहा है, और हमारे लिए वो बहुत बड़ा बाजार भी है, हमारी तमाम चीजें वहां जाती हैं। तो इसलिए, और हम तो आपको पता है, कल ही बल्कि आज ही हमारे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया साइप्रस के अंदर जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है, जो साइप्रस से होके भी जाएगी, लेकिन मुख्यतः तो इन्हीं देशों के थ्रू जाएगी जहां ये सब कुछ हो रहा है। और इसराइल तो उसमें बहुत बड़ा, हाइफा तो बहुत बड़ा सेंटर है। तो हमारे लिए तो हमारी आज की चुनौतियां, और जिस तरह